स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग कुल 20 प्रश्न करने वाले हैं, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ, सभी के सभी वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं और क्वेश्चन सेलेक्ट करके वीडियो बनाना बहुत ही टफ काम होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत मेहनत लगता है। तो मेरे दोस्त, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए हम आज दूसरा सेट का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग कठोर चट्टानों से बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग कठोर चट्टानों से बना है? ध्यान देंगे, ऑप्शन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप ऑप्शन के द्वारा ही सोल्व कर सकते हैं, यानी ऑप्शन के द्वारा आसानी से सोल्व कर लेंगे, जिसको ट्रिक बोलते हैं। भाई यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का कौन सा भाग कठोर चट्टानों से बना है? कठोर मतलब मजबूत हो गया, सख्त हो गया, कड़ा हो गया। ऑप्शन ए है वायुमंडल। तो यहाँ वायुमंडल से तो इसमें मतलब ही नहीं रह गया। कह रहा है कौन सा भाग जो कठोर चट्टानों से बना है भाई। तो वायुमंडल, तो ऑप्शन नंबर वायुमंडल इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि वायुमंडल का मतलब जो वायु वाला होगा वह वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल होगा नहीं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बच रहा है, जिसमें एक बी है जलमंडल। तो भाई जलमंडल भी नहीं होगा, क्योंकि जलमंडल में सिर्फ जल होगा। तो यहाँ कठोर चट्टान की जो है बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब बच रहा है 2 ठो। ऑप्शन नंबर सी है थलमंडल और डी है कोई नहीं। तो कोई नहीं भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक जरूर है, वह है थलमंडल। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, थलमंडल। हमारे एक दोस्त हैं जो वीडियो हमेशा देखते हैं, आप सभी देखते होंगे, लेकिन उनका कहना है कि सर आप जो है इस पर कोई-कोई क्वेश्चन है जिस पर डिस्कस और भी कर दीजिए। मेरे भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर डिस्कस करना चाहिए, मैं कर देता हूँ। मेरा कोशिश यही रहता है कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर जो है कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताऊँ मैं। मेरी कोशिश यही रहती है। बस आप लोग जो है मेरा हिम्मत तोड़िए नहीं, मेरा हिम्मत हमेशा बढ़ाइए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और उनको बताइए कि यहाँ पर नियोजित शिक्षक के लिए हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, उनके लिए इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाती है, जो सक्षमता परीक्षा हम लोगों का जल्द ही होने वाला है, उसके लिए स्पेशल करके। अब यहाँ थल मंडल होगा। थल मंडल को स्थल मंडल भी बोला जाता है। अब ज़रा-सा थल मंडल या स्थल मंडल पर थोड़ा चर्चा कर लेनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं भाई कर देता हूँ यहाँ पे चर्चा, कि पृथ्वी जो होता है उसका ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है और यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि स्थल मंडल या थल मंडल पृथ्वी का चट्टानी बाहरी भाग है और यह भंगुर परत और ऊपरी मेंटल के शीर्ष भाग से बना होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थल मंडल। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान कौन है? यानी जिस जगह पर सबसे ज़्यादा वर्षा हो रहा होगा, वह स्थान कौन है दुनिया भर में? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है आसनसोल, ऑप्शन सी है मासिनराम, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मासिनराम या मौसिनराम दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान है। अब थोड़ा इसके बारे में यहाँ देख लिया जाए कि मासिनराम ही आखिर क्यों है? तो ध्यान देंगे कि मासिनराम यानी मासिनराम गाँव जो है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मासिनराम
भारत के मेघालय राज्य में स्थित एक गांव है जहां पूरे साल यानी कि 12 महीने बारिश होती है और यहां लगभग 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत के मेघालय में मासिन राम का नाम दर्ज है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफी ज्यादा नमी होती है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत यह नमी संघनित भी हो जाती है। यहाँ औसतन सालाना लगभग बारिश 11,871 मिलीमीटर होती है। इसीलिए मासिन राम विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना गया है। इसलिए मासिन राम दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भूकंप को बताने वाला मशीन को क्या कहते हैं? भूकंप को बताने वाला मशीन को क्या कहते हैं? ध्यान देंगे जरा सा। अब इसमें ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है सिस्मोग्राफ और ऑप्शन नंबर डी है थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर डी है थर्मामीटर। अब यहाँ जो है 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, चारों के चारों ऑप्शन किसी न किसी उपकरण का ये नाम है, जिससे किसी न किसी चीज़ का जो है माप बताता है यह उपकरण। चारों पर ज़रा-सा यहाँ पे चर्चा कर लिया जाए भाई, आखिर है क्या? ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोमीटर। आखिर लैक्टोमीटर क्या है? यह लैक्टोमीटर क्या है? तो लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूध के घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। यह दूध में पानी की मात्रा का पता लगा सकता है या दूध की समृद्धि का परीक्षण कर सकता है। लैक्टोमीटर दूध के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान देंगे, मैं रिपीट कर दूंगा यहाँ पर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसके बारे में, आप याद रखेंगे, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। मेरा थोड़ा लिखना यहाँ पे टफ हो जाता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेंगे। लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूध के घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। यह दूध में पानी की मात्रा का पता लगा सकता है या दूध की समृद्धि का परीक्षण कर सकता है। लैक्टोमीटर दूध के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब आते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, जिसे बैरोमीटर का दबाव भी कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर लिपटी वायु की परतें हैं। उस हवा में एक भार होता है और वह जिस भी चीज को छूती है उस पर दबाव डालती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे पृथ्वी की ओर खींचता है। और बैरोमीटर इस दबाव को क्या करते हैं? मापते हैं। बैरोमीटर इस दबाव को मापते हैं, यानी हवा, पानी या पारा का प्रयोग करके बैरोमीटर के आविष्कार। अब ध्यान देंगे, बैरोमीटर का आविष्कार भी यहाँ पे इवान गोलिस्टा टोरिसेली हैं, माने बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गोलिस्टा टोरिसेली हैं। बैरोमीटर की परिभाषा के लिए हम क्या कहेंगे भाई? बैरोमीटर के बारे में क्या कहेंगे कि बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, जिसे बैरोमीटर का दबाव भी कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर लिपटी वायु की परतें हैं। उस हवा में एक भार होता है और वह जिस भी चीज को छूती है उस पर दबाव डालती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे पृथ्वी की ओर खींचता है। बैरोमीटर इस दबाव को मापते हैं। अब आते हैं सिस्मोग्राफ की तरफ। भाई सिस्मोग्राफ क्या है? तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो जमीन के गति को मापता है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखीय विस्फोट और अन्य भूकंपीय स्रोतों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों सहित, जबकि भूकंप की तीव्रता को इंगित करने के लिए रिक्टर स्केल 1 से 10 तक के पैमाने पर एक पैमाना होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की प्रपट्टी पे में अचानक कंपन या झटके आना भूकंप कहलाते हैं और सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है।
सिस्मोग्राफ, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिस्मोग्राफ, भूकंप को बताने वाला मशीन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। अब एक और ऑप्शन है यहाँ डी, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या है भाई? तो थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि थर्मामीटर जो है, तापमापी या थर्मामीटर वह युक्ति है यानी उपकरण है, मशीन है जो ताप या ताप की प्रवणता को मापने के काम आती है। तापमिति यानी कि थर्मोमेट्री भौतिकी की उस शाखा का नाम है जिसमें तापमापन की विधियों पर विचार किया जाता है। मनुष्य के शरीर का ताप मापने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर इंसान के शरीर का तापमान मापने वाले मेडिकल उपकरणों में से एक होता है। थर्मामीटर इंसान के शरीर का तापमान मापने वाले मेडिकल उपकरणों में से एक होता है और थर्मामीटर हर घर में ज़रूर होना चाहिए। थर्मामीटर हर एक घर में होनी चाहिए। अगर आप में या आपके बच्चे जो हैं उनमें बुखार जैसे लक्षण नज़र आते हैं, तो आप घर में मौजूद थर्मामीटर का उपयोग कर तापमान माप सकते हैं। यानी थर्मामीटर का उपयोग हम अपने घर में बुखार मापने के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ क्वेश्चन है कि भूकंप को बताने वाला मशीन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर के बारे में हम लोग जान गए। ऑप्शन बी है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर के बारे में भी हम लोग जान गए। उसके बाद है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ के बारे में भी हम लोग जान गए। उसके बाद है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर के बारे में भी हम लोग जान गए। तो थर्मामीटर जो है सिस्मोग्राफ जो है भूकंप को बताने वाला मशीन को कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी पर्वत के मुंह को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत के मुंह को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत के मुंह को क्रेटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आयत, ऑप्शन बी है क्रेटर, ऑप्शन सी है छिद्र, ऑप्शन डी है उद्गार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्रेटर। ज्वालामुखी पर्वत के मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है नदी के कितनी अवस्थाएँ होती हैं? नदी जो है उनकी भी अवस्थाएँ होती हैं। तो उनकी कितनी यानी नदी के कितनी अवस्थाएँ होती हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 3 नदी के 3 अवस्थाएँ होती हैं। अब वह तीनों अवस्था कौन-कौन होते हैं ज़रा-सा यहाँ ध्यान देंगे कि नदी जो है अपने जीवन काल में नदी अपने जीवन काल में युवा अवस्था यानी कि यूथ स्टेज, प्रौढ़ अवस्था यानी मैच्योर स्टेज और वृद्धा अवस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड स्टेज से गुजरती है। यह 3 अवस्था हो गया, नदी का 3 अवस्था हो गया यानी कह सकते हैं कि नदी अपने जीवन काल में युवा अवस्था जिसे इंग्लिश में यूथ स्टेज बोला जाता है, प्रौढ़ अवस्था जिसे इंग्लिश में मैच्योर स्टेज बोला जाता है और वृद्धावस्था जिसे इंग्लिश में ओल्ड स्टेज बोला जाता है, ये तीनों से गुजरती है और इन अवस्थाओं का यानी इन तीनों अवस्थाओं का संबंध उसके कछार के ढाल से होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन है? ऑप्शन ए है पामीर, ऑप्शन बी है अरब, ऑप्शन सी है दक्कन, ऑप्शन डी है तिब्बत। नहीं, तो ध्यान देंगे जरा सा यहाँ पर कि अब ज़रा-सा यहाँ पामीर, अरब और दक्कन और तिब्बत। हालाँकि दुनिया का सबसे ऊँचा पठार तिब्बत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत। नहीं, लेकिन ये पामीर जो है, अगर तिब्बत नहीं रहे, तो पामीर अगर ऑप्शन में देता है, तो पामीर कहें तो यह भी गलत नहीं होगा। क्योंकि तिब्बत जो है इसका दूसरा नाम पामीर या पामीर तिब्बत से पहले इसका नाम था पामीर। लेकिन यहाँ तिब्बत दिया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा तिब्बत। अब इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तिब्बती पठार जो है जिसे दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है
तिब्बती पठार को दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पठार है। यह 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करता है और तिब्बत, चीन और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। पठार की औसत ऊंचाई यानी तिब्बत पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर से भी अधिक है। इसके कुछ हिस्से 6000 मीटर से भी अधिक हैं। यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है जो 5000 मीटर ऊंचा है, जो उत्तर में कुनलुन व दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। तिब्बत का पठार जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है, ध्यान देंगे, तिब्बत का पठार जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। अब इसको विश्व का छत भी कहा जाता है। यानी कौन? तो तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंद बांध के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए। रिहंद बांध तब समझ में आएगा कि यह किस नदी पर है। तो रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 1961 में पिपीरी में 1961 में पिपीरी में रिहंद बांध का निर्माण हुआ और यह बांध 300 मेगावाट बिजली पैदा करता है। 1968 में ओबरा में एक अन्य छोटे बांध का निर्माण किया गया था जो रिहंद बांध से 40 किलोमीटर दूर है, जो 99 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिहंद रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है और रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और यह 1961 में पिपरी में रिहंद बांध का निर्माण हुआ और यह बांध 300 मेगावाट बिजली पैदा करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू है, यानी कि काराकोरम 2। ऑप्शन ए है एवरेस्ट, बी है कंचनजंगा, सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है केटू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा केटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान को कौमी पार्क बोला जाता है उर्दू में। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी कौमी पार्क किस राज्य में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी कौमी पार्क झारखंड में है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी कौमी पार्क, बेतला कौमी पार्क झारखंड राज्य में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुलाबी शहर कौन है? गुलाबी शहर किसे कहा जाता है या पिंक पिंक शहर भी कह सकते हैं। गुलाबी शहर यानी पिंक शहर कौन है? तो ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है यानी पिंक शहर कहा जाता है जयपुर को। आखिर क्यों कहा जाता है भाई? तो ध्यान देंगे जरा सा। जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है और यह कब
ऐसा हुआ कब से जाना जाता है भाई? तो 1876 से ही, क्योंकि जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में तब से जाना जाने लगा जब 1876 में महाराजा राम सिंह ने ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की यात्रा की तैयारी के लिए अधिकांश इमारतों को गुलाबी आतिथ्य के रंग में रंगवा दिया था। आज यह शहर अपने बाजारों, किलों, मंदिरों, महलों और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए जाना जाता है। पिंक शहर यानी जयपुर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल का बंटवारा किसने किया? बंगाल का बंटवारा किसने किया? भाई ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन। बंगाल का बंटवारा किसने किया? तो बंगाल का बंटवारा लॉर्ड कर्जन ने किया। अब थोड़ा सा यहाँ समझेंगे कि लॉर्ड कर्जन जो है 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय, वह लॉर्ड कर्जन क्या था? वायसराय था। तो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया। लॉर्ड कर्जन भारत के तत्कालीन वायसराय थे और उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, यानी 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को उसे लागू किया गया। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 को बंगाल विभाजन की, यानी 19 जुलाई या 20 जुलाई भी कहीं कहीं जाता है, तो 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। विभाजन पर कर्जन का क्या तर्क था? आखिर उन्होंने क्यों विभाजन का जो है ये प्रस्ताव रखा? उनका तर्क तर्क क्या था? कि तर्क था कि तत्कालीन बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी बड़ा है, जहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी नहीं है। इसके वजह से उन्होंने जो है उसको विभाजन का घोषणा कर डाला और 16 अक्टूबर 1905 को उसे लागू भी किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लाला हरदयाल। जरा से यहाँ ध्यान देंगे कि गदर पार्टी जो है, इसका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। कौन थे भाई? गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे और पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में प्रशांत तट के हिंदी एसोसिएशन के रूप में की गई थी, जिसके अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भकना थे। लेकिन इसकी स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसका जो है क्यों ऐसे ये उद्देश्य इसका क्या था? तो अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को कब शुरू किया? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को कब शुरू किया? भाई होम रूल लीग क्या है? होम रूल लीग क्या है? तो होम रूल लीग का गठन भारतीय उग्रवादी राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता नेता एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। यह 1916 से 1918 तक 2 वर्षों तक चला।
एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को कब शुरू किया? तो यह 1916 से 1918 तक 2 वर्षों तक चला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1916। यानी होम रूल लीग का गठन भारतीय उग्रवादी राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता नेता एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। यह 1916 से 1918 तक 2 वर्षों तक चला था। होम रूल लीग को इंडिया लीग में भी बदल दिया गया था। होम रूल लीग को इंडिया लीग में आखिर कब बदला गया? तो 1922 में इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग कर दिया गया। इसका भाई होम रूल लीग जो है इसको 1922 में इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग कर दिया गया और साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर डोमिनियन स्टेटस के समर्थन में ब्रिटिश सांसदों की पैरवी करने की कोशिश की गई और इसे जल्द ही 1928 में कृष्ण मेनन द्वारा इंडिया लीग में बदल दिया गया। यानी इसका एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को कब शुरू किया? तो 1916 में किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड के बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 की रात, ध्यान देंगे, 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। ध्यान देंगे, 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की और इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। इसलिए इसको काकोरी कांड बोला गया। अब इस काकोरी कांड 1925 में, ऑप्शन पहले देख लेते हैं यहाँ, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1925। काकोरी कांड कब हुआ? तो 1925 को हुआ। लेकिन ध्यान देंगे इस काकोरी कांड में जो शामिल थे उनमें से कुछ को जो है, कुछ क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी दी गई थी। यानी कि काकोरी कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को जो है अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी थी। क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड की घटना को 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मौत कब हुई? तो लाला लाजपत राय की मौत 1928 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मौत 1928 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई? सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो ध्यान देंगे, सरदार भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह यानी सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1923 में, 1930 में की गई। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में की गई। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब आया?
साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब आया? तो भाई साइमन कमीशन जो है हिंदुस्तान कब आया? तो 3 फरवरी 1928, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 3 फरवरी 1928 को। तो अब साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब आया, इस पर थोड़ा-सा देखा जाए यहाँ पर। साइमन कमीशन जो है इसका इस पर थोड़ा-सा चर्चा कर लिया जाए। साइमन कमीशन यानी साइमन कमीशन जो है आपको यहाँ पर साइमन गो बैक, यह एक प्रसिद्ध नारा है। साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक का प्रसिद्ध नारा सबसे पहले लाला लाजपत राय ने दिया था फरवरी 1928 में। कब? फरवरी 1928 में लाला लाजपत राय ने पंजाब की विधानसभा में आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। साइमन गो बैक का प्रसिद्ध नारा सबसे पहले लाला लाजपत राय ने दिया था और फरवरी 1928 में। आखिर इसका विरोध हुआ, साइमन कमीशन जब हिंदुस्तान आया तो इसका विरोध हुआ। आखिर क्यों हुआ? तो नवंबर 1927 में ही ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित समय से 2 साल पहले साइमन कमीशन नियुक्त किया था। आयोग का मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेहरू, गांधी और जिन्ना सहित प्रमुख भारतीय नेताओं ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि इसमें केवल ब्रिटिश सदस्य थे और कोई भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन का जो है भारतीयों ने विरोध किया था। यह फरवरी 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा फेमस प्रसिद्ध नारा दिया गया, साइमन गो बैक, 3 फरवरी 1928 को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ की यात्रा की? तो गांधी से याद रखिएगा दांडी। गांधी से याद रखिएगा दांडी ट्रिक के तौर पे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ की यात्रा की? तो दांडी की यात्रा की। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कहलगांव, ऑप्शन डी है दांडी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की यात्रा की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप कब आया? इस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जो भी नए साथी हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे आपको, तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप कब आया? तो बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप 1934 ईस्वी को आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी को। ध्यान देंगे उस समय मौसम विज्ञान जो है उसका केंद्र पटना के उस समय के मौसम मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक उस वक्त आशीष कुमार थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने अपने इतिहास में भी कई भूकंप देखे हैं जी, लेकिन बिहार का सबसे भयानक और खतरनाक भूकंप 1934 में आया था, क्योंकि इस भूकंप ने करीब 10,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप बिहार राज्य में सन 1934 में आया था, जिसमें 10,000 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद सन 1988 में भी आया था, लेकिन 1934 में जो आया था, इसमें लगभग 10,000 लोगों की जान चली गई थी। इसलिए बिहार का यह सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है, जो 1934 ईस्वी में आया था। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।